Okay, so in yesterday's class, we discussed about the observations of photoelectric effect. Okay, what are the various observations done by Hertz? Okay, now देखो, अगर हम explain करेंगे as per the wave theory of light कि photoelectric effect कैसे होता है, अगर wave theory of light को use करेंगे, photoelectric effect. Okay, let's use the wave theory of light to explain कि photoelectric effect कैसे होता है. ठीक है, ध्यान दो बेटा. अगर आपके पास एक मेटेलिक सरफेस है और उस मेटेलिक सरफेस पर क्या होता है कि कोई रेडिएशन आ जाती है, रेडिएशन, दिस इज द रेडिएशन जो इस मेटेलिक सरफेस पर आ गई इस तरह से. ठीक है, अगर हम कंसिडर करें कि ये जो रेडिएशंस हैं दे आर इंसिडेंट एंड आर वेव्स, दे आर इंसिडेंट एंड आर वेव्स. ठीक है कि नहीं. तो वेव्स आपको पता है, वेव्स आपको पता है. वेव्स का मतलब क्या होता है, दे हैव डीलोकलाइज्ड नेचर. डीलोकलाइज्ड नेचर मतलब ये होता है कि एनर्जी इज स्प्रेडेड आउट, एनर्जी इज स्प्रेडेड. ठीक है, मैं समझा रहा हूं, एनर्जी इज स्प्रेडेड. देखो, अगर आप कंसिडर करोगे ना कि लाइट पार्टिकल्स की बनी है, मतलब लाइट छोटे छोटे फोटॉन्स की बनी है. ठीक है, तो आप कहोगे कि सर एक एक फोटॉन के पास एनर्जी होती है, तो मतलब एक फोटॉन के पास, इस छोटे से पार्टिकल फोटॉन के पास एनर्जी है. ठीक है, लेकिन अगर आप कंसिडर करोगे कि लाइट वेव है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि लाइट एक जगह पर नहीं है, ये एनर्जी एक जगह पर नहीं है, बल्कि ये एनर्जी इस तरह से फैली हुई है. ठीक है, इट इज जस्ट spreaded, the energy is spreaded. Okay, you have to assume that, right? अगर पार्टिकल कंसिडर करोगे then the light energy or the radiation energy is localized. एक किसी एक पर्टिकुलर फोटॉन के पास यहाँ पे कुछ एनर्जी है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, फोटॉन्स के पास एनर्जी है. ठीक है, लेकिन अगर वेव कंसिडर करोगे तो एनर्जी इज स्प्रेडेड. एनर्जी क्या है, स्प्रेडेड है. ठीक है कि नहीं. तो जब भी कोई वेव इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर आती है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटेलिक सरफेस के अंदर होते हैं वो बाउंड होते हैं ना, वो बाउंड होते हैं कर्नल के साथ या न्यूक्लियस के साथ. ठीक है कि नहीं, है ना, इस तरह से. तो जब ये एनर्जी यहां पे पड़ती है तो क्या होता है, ये एनर्जी फैल जाती है. ठीक है कि नहीं. जितने भी इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है ना, उन सब इलेक्ट्रॉन्स में ये एनर्जी क्या होती है, फैल जाती है. ये एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलती है, ये एनर्जी फैल जाती है ना. अगर एक वेव आएगी उसकी जो एनर्जी होगी ना वो स्प्रेड आउट होगी इस तरह से, पूरे मेटेलिक सरफेस के अंदर वो स्प्रेडेड आउट होगी. ठीक है कि नहीं. ठीक, फिर दूसरी रेडिएशन आएगी, उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी. ठीक है कि नहीं. और तीसरी एनर्जी वेव आएगी, रेडिएशन वेव आएगी, तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी. ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी धीरे धीरे. ठीक है कि नहीं, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी. ठीक, बहुत सारी वेव्स पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे करके बढ़ेगी. ठीक है कि नहीं, है ना. और उसके बाद क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये ब्रेक हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ब्रेक. और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, फ्री हो जाएगा. ठीक है कि नहीं, है ना. इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. ठीक है कि नहीं. लेकिन बेटा आप समझो, जरा सोचो, मैंने कहा एनर्जी स्प्रेडेड, एनर्जी फैली हुई है, मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए. ठीक है, और उस एनर्जी को एक्यूमुलेट होने में, जमा होने में टाइम लगता है. ठीक है, एकदम से तो नहीं चली जाती है ना, एकदम से सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर शिफ्ट नहीं होती है, बल्कि वो एनर्जी फैली हुई होती है. तो एनर्जी को स्प्रेड आउट होने में, फैलने में टाइम लगता है ना. ठीक, और एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको एक्यूमुलेट करने के लिए उसे टाइम चाहिए. ठीक है कि नहीं. तो मतलब अगर रेडिएशन किसी सरफेस के ऊपर पड़ी, कुछ टाइम के बाद जब सफिशिएंटली वो एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना. इस हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर इस हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कुछ टाइम लगना चाहिए. ओके, देन देयर शुड बी अ टाइम लैग. ओके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि एक वेव आएगी, एकदम से इलेक्ट्रॉन पे पड़ी और उसी टाइम में बाहर निकल गया. ठीक है, अब एक ही वेव कैसे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, पूरा का पूरा वो जो एनर्जी उसमें सप्लाई कर सकती है, क्योंकि एक वेव की एनर्जी फैल जाती है ना, वो मत एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलती है, वो फैल जाती है ना. सो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से टाइम लैग इज मस्ट, है ना. टाइम लैग इज मस्ट. ओके, देयर इज अ कैलकुलेशन. एनीवेज आई विल नॉट शो यू दैट कैलकुलेशन, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं. अगर आप सोडियम मेटल कंसिडर करोगे, सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल की एक लेयर कंसिडर करोगे, मतलब इसमें एक एक सोडियम एटम है इस लेयर के अंदर. ठीक है,
और इस पे आप रेड कलर की लाइट डालोगे। कौन सी कलर की? रेड कलर की लाइट। तो जैसे ही वो लाइट वेव आएगी, व्हाट विल हैपन? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, इस तरह से फैल जाएगी, है ना। वो लाइट एनर्जी इस तरह से क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में, यानी टाइम लैग तो होगा ना। ठीक, तो वो जो टाइम लैग यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है ना, टाइम लैग जो कैलकुलेट किया गया है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का आता है। ठीक है कि नहीं, है ना। सी इट्स अ फैक्ट, राइट। अगर आप लाइट डालोगे ऊपर से रेड कलर की, तो पूरे 1 महीने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ 1 महीना क्या, यहां तो 10⁻⁹ सेकंड्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है कि नहीं। अब वेव थ्योरी के हिसाब से आप इस टाइम लैग के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वेव थ्योरी के हिसाब से टाइम लैग आना चाहिए, ठीक है कि नहीं, लेकिन नहीं आ रहा है टाइम लैग। इसका मतलब क्या है? वेव थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग। ओके, राइट। अब दूसरी बात कंसिडर कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट। ये हो गया पहला पॉइंट, टाइम लैग के मसले में वेव थ्योरी फेल है। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई रेडिएशन हम लोग डाल रहे हैं, कोई रेडिएशन हम लोग डाल रहे हैं किसी सरफेस के ऊपर, वेव डाल रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, सपोज आपने फ्रीक्वेंसी रखी ν1, देन व्हाट इज द एनर्जी? E1 इज hν1, दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन, है ना। ठीक, तो आपने जब ये एनर्जी डाली इस पे, तो क्या हुआ? आप बोलोगे एनर्जी E1 है, ओके, फ्रीक्वेंसी इसकी ν1 है, राइट। तो जब आपने ये वेव इस पे डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है। आप सोचोगे ओके ठीक है, शायद इस वेव की एनर्जी कम है, ठीक है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल रहा है। ठीक है कि नहीं, इसकी एनर्जी कम है, शायद इसीलिए नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे? आप इस रेड लाइट के सोर्स को, अगर आपने अभी 1 मिनट तक की लाइट डाली थी, अब आप इसको 5 मिनट तक डाल दे रहा हूं। ठीक है, व्हाट विल हैपन? 5 मिनट तक डालोगे तो दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव, फिर चौथी वेव, फिर 5वीं वेव, फिर 6ठी, 7वीं, इसी तरह से, और धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो जमा हो जाएगी, और एक टाइम, कुछ टाइम के बाद तो ये निकलना ही चाहिए, है ना। ठीक, लेकिन देखा गया है अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी पर लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, आप इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे या 2 साल तक ऐसे ही रखो, ये नहीं निकलेगा। समझ आई बात? तब तक जब तक आप फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाओगे। ठीक है कि नहीं। अब वेव थ्योरी से पूछेंगे ये क्या इशू है, वो कह रही है कि ऐसा तो कुछ मैंने कहा नहीं था, वेव थ्योरी ऐसा कुछ नहीं कहती है ना। वेव थ्योरी कहती है एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, तो अगर किसी रेडिएशन की एनर्जी कम है और वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पा रही है, उसी रेडिएशन को अगर 4-5 मिनट तक उस पर डाला जाए, मेटल के ऊपर डाला जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकल रहा है। इट मीन्स दैट कि वेव थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, वेव थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का निकलना डिपेंड करना चाहिए किस पे? एनर्जी ऑफ वेव पर, है ना। अगर वेव के पास एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन शुड बी इजीली इमिटेड। ठीक है कि नहीं, मीन्स आप कह सकते हो इंटेंसिटी पे, किस पे? इंटेंसिटी पे। ठीक है, लेकिन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं? नहीं, ऑब्जर्वेशन इज टोटली अपोजिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड नहीं करते हैं किस पे? इंटेंसिटी पे। इज दैट क्लियर? दिस इज द सेकंड थिंग। ओके, ठीक है, ये चीज वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है। ठीक है कि नहीं, है ना। तीसरी बात, तीसरा फैक्ट, अगर हम देखें, अगर ये सरफेस है ना और इससे इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करनी चाहिए? शाबाश, वो डिपेंड करनी चाहिए कि ये जो वेव आपने डाली उसकी एनर्जी कितनी है। सपोज आपने पहले एक वेव डाली, उसकी एनर्जी 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ठीक है, सपोज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर थी। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? एनर्जी कितनी होगी फिर इसके पास जो बाहर निकला? 950 MeV। ठीक है, क्योंकि 1000 आपने टोटल में डाली, 50 MeV हो गया यूज किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, बाकी 950 लेके वो बाहर निकलना चाहिए फिर, है ना। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे 1500 MeV डालोगे, देन व्हाट विल हैपन? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए 50 MeV, तो फिर भी इसको लगेगा ना तोड़ने में। ठीक है, तो जो बाहर निकलना चाहिए उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1440 MeV, 1450 MeV, है ना। ठीक है, ठीक, तो मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। ठीक है कि नहीं? दिस इज नॉट हैपनिंग।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी. ओके, ठीक है दोस्तों, थिंग्स आर गोइंग टोटली अपोजिट, राइट. वेव थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इवन एन आयोटा ऑफ दिस. ओके, स्मॉल पॉइंट भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा है वेव थ्योरी से. दैट इज व्हाई दिस वाज अ मिस्ट्री, राइट. यू कांट यूज वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, ये जो ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक. सो मेनी ऑफ द अटेम्प्ट्स वर मेड, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए. कब शायद ऐसा होगा, वेव ऐसी होगी, फिर वैसी होगी, स्टेशनरी वेव्स, कुछ ऐसा, बहुत सारे इफेक्ट्स, लेकिन नोबडी वाज सक्सेसफुल. ओके, फाइनली इन 1905 Einstein explained it. Okay, now you may say how. Okay, let me show you how he explained the things. उसने देखो क्या कहा. उसने कहा पहली बात, लाइट या रेडिएशंस वेव नहीं है, ठीक है कि नहीं. उसने कहा लाइट या रेडिएशन जो यहां पर है, we will take them as particle nature. ओके, हम उनका पार्टिकल नेचर कंसिडर करेंगे, ना कि उनका क्या वेव नेचर, ना कि उनका वेव नेचर. ओके, देख लो फिर. तो उन्होंने हमें इस तरह से समझाया, अगर ये मेटेलिक सरफेस है, यहाँ पे बॉम्ब पॉजिटिव कर्नल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है कि नहीं, है ना. मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंड है, बाहर नहीं निकल सकता. इसने कहा अगर यहां से लाइट पड़ती है, से फॉर एग्जांपल लाइट इज अ पार्टिकल नेचर, है ना, ठीक. तो मतलब फोटॉन्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फोटॉन्स यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं, राइट. और हर किसी फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, h टाइम्स न्यू, है ना. आइंस्टाइन ने कहा ये जो फोटॉन की लाइट पड़ती है ना, यहां पे फोटॉन जब पड़ता है किसी सरफेस के ऊपर, तो उस फोटॉन की एनर्जी दो चीजों के लिए यूज होती है. ओके, पहले तो देखो फोटॉन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, फैली हुई नहीं होगी. एक फोटॉन आएगा और सीधा इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, सीधा कोल्यूजन, इलास्टिक कोल्यूजन, है ना, ठीक. मतलब अपनी पूरी एनर्जी वो एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, वेव की तरह फैलाएगा नहीं, ठीक है. तो इसकी जो एनर्जी है ना, वो दो पर्पसेस के लिए यूज होती है. फोटॉन की एनर्जी दो पर्पसेस के लिए यूज होती है. पहली, टू ब्रेक दिस मेटेलिक बॉन्ड, इस मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, टू ब्रेक द मेटेलिक बॉन्ड. ओके, मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो एनर्जी यूज होती है, ठीक है. फोटॉन की कुछ एनर्जी मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए. लेट अस सपोज कुछ यार फाई नॉट इज द एनर्जी, फोटॉन की जो एनर्जी है, ठीक है, उसको यूज किया गया किसके लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए. तो h न्यू टोटल एनर्जी थी, उसमें से कुछ एनर्जी फाई नॉट जो थी उसको यूज किया गया किसके लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए. अच्छा, जो बाकी एनर्जी है फोटॉन की, उसका क्या हुआ, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, उसको काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च हो गई, ठीक है कि नहीं. तो पहला क्या था, टू ब्रेक द मेटेलिक बॉन्ड. सेकंड पोर्शन ऑफ एनर्जी, टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू इमिटेड इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको क्या देने में, काइनेटिक एनर्जी देने में वो खर्च हो गई, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक. तो पहला, जब ये फोटॉन आया, इसके पास एनर्जी h न्यू थी, है ना, तो कुछ एनर्जी यहां पर यूज हो गई किसको, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और बाकी जो एनर्जी बची उससे बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक. ये जो एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, राइट, दिस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ मैटर. क्या बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन ऑफ मैटर. सो अगर पूछे व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ मैटर, इट मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक बॉन्ड और सिंपली टू फ्री द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना. तो मुझे बताओ क्या आएगा, दिस इज द h न्यू टोटल एनर्जी ऑफ द फोटॉन, इट इज इक्वल टू फाई नॉट, कितना लगा इसमें से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, ठीक. ओके, आई कैन राइट इट h न्यू इज इक्वल टू, इस एनर्जी को मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ h न्यू नॉट, इन टर्म्स ऑफ h न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक, प्लस व्हाट, काइनेटिक
energy, right? So this is h nu minus h nu naught is equal to kinetic energy. ठीक है, तो I can write h nu minus nu naught is equal to kinetic energy is half of mv square. This is a very famous relation called as Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation. Okay, Einstein's photoelectric equation. Right? हम इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं h nu है ना, any frequency can be expressed as c by lambda. Frequency can be expressed as c by lambda. तो it is c by lambda minus c by lambda naught is half of mv square. तो c कॉमन ले सकते हैं, sc 1 by lambda minus 1 by lambda naught is half of mv square. तो I can say sc is lambda naught minus lambda by lambda lambda naught half of mv. This is also the form of Einstein's photoelectric equation. Okay, is that clear? ठीक है, I don't think there is some confusion. Okay, so what is actually happening कि आइंस्टाइन हमें बता रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, फोटोन को इंसिडेंट करवाना पड़ेगा. ठीक है, लाइट को आपको कंसिडर करना है फोटोन नेचर. ठीक है, पार्टिकल नेचर. तो फोटोन क्या करेगा, आके सीधा कोलाइड मारेगा किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, अपनी एनर्जी उसको देगा. तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का क्या करेगा, दो चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा. पहला कुछ एनर्जी यूज करेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और ठीक है, बाकी क्या यूज करेगा, बाकी यूज करेगा मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. ठीक है कि नहीं है, सॉरी ब्रेक करने के लिए तो यूज की, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी देने में वो यूज कर लेगा उसको. ठीक है कि नहीं है ना. ओके, विल टेक द थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट.